5 मई 2024 को एनटीए ने मेडिकल में एग्जाम जो बच्चों का एडमिशन होता है उसका एग्जाम नीट लिया। और नीट का रिजल्ट जिस दिन देश का रिजल्ट निकल रहा था 4 जून 2024 को, उस दिन एनटीए ने अचानक अपने दिए हुए टाइम शेड्यूल से पहले ही रिजल्ट को निकाल दिया। 4 जून के बाद से आज 19 जुलाई हो गया। इस पूरी समय में तकरीबन 1.5 महीने में जो एमबीबीएस में बच्चे एडमिशन लेने जा रहे हैं उनके लिए क्या उनके ऊपर बीत रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हुए रिजल्ट के ऊपर। कहीं पे क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, कहीं पे टैंपर किया गया, कहीं पे उनके जो एमसीक्यू था, जो क्वेश्चन आंसर सेट था, उस पे किसी दूसरे टीचर सेंटर के टीचर्स ने उसको वहां पे सर्कल किया। तमाम तरह के सवाल उठे। इसके बाद ये अलग अलग हाई कोर्ट्स में इस केस को बच्चों ने फाइल किया। फाइनली इसको सुप्रीम कोर्ट ने रेडी हो गया सुनने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट में जो पहली हियरिंग हुआ था वो 8 जुलाई को हुआ था। 8 जुलाई ने जब हियरिंग शुरू हुआ तो हियरिंग शुरू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल केंद्र सरकार से और कुछ सवाल एनटीए से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से पूछा। और उसको फिर उसने तारीख मुकर्रर किया था कि इसको मैं 11 जुलाई को सुनूंगा। लेकिन कोर्ट के व्यस्तता की वजह से, सीजीआई के व्यस्तता की वजह से इस 11 तारीख वाले डिसीजंस को दोबारा 18 तारीख में शिफ्ट कर दिया गया। और कल कोर्ट में जिस तरह से गर्मा गर्मी बहस हुई दोनों पक्षों के बीच में, और सीजीआई के जो सवाल थे एनटीए के वकील से या सरकार के वकील से, उसमें कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि सरकार के पक्ष या एनटीए के पक्ष से जो लोग आर्गुमेंट कर रहे थे, जो सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता, कहीं ना कहीं सीजीआई के सवाल के सामने वो घुटने टेकते दिख रहे हैं। तो ये पूरे सिलसिले में कोर्ट में क्या हुआ, और हमारे लिए, आपके लिए आज का एपिसोड इतना महत्वपूर्ण है कि मैं चाहूंगा कि इस एपिसोड को अंत तक देखिए। मैं दीपेंद्र चौबे, इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और ये पूरी जो एनटीए के ऊपर या नीट एग्जाम रिजल्ट्स के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रहा है, आगे क्या हो सकता है, इसके ऊपर हम लोग इस पॉडकास्ट में बात करेंगे। और आज हमारे गेस्ट हैं, वो आपके जाने पहचाने चेहरे हैं। मिस्टर रवि कौल साहब हैं। रवि कौल साहब भी बहुत अच्छे काउंसलिंग के फील्ड में अपनी पहचान रखते हैं, और लीगल सेक्टर में इस बीच में इनकी अपनी एक अलग पहचान होती जा रही है, खास करके एमबीबीएस अब्रॉड के फील्ड में। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो अब्रॉड में एडमिशन लेने से भी अभी रुके हुए हैं कि उनके रिजल्ट क्या होंगे, रीनीट होगा या फिर इसी नीट रिजल्ट को कंटिन्यूएशन में लाया जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट कोई तीसरा ऐसा तरीका निकाल रहा है जो हम लोग को देखना बाकी है। तो इसी सिलसिले में हम लोग बात करेंगे। तो आइए अपने गेस्ट को स्वागत करते हैं। तो कौल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है इस पॉडकास्ट में। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। और सब क्या चल रहा है? फर्स्ट क्लास। तो आपको पता है कि नीट के रिजल्ट के ऊपर काफी सवाल उठे हुए हैं, और ये मामला सब जुडिस सुप्रीम कोर्ट में है, और इसको जो चेयर कर रहे हैं वो सीजीआई कर रहे हैं। तो आपको ये पूरी जो घटनाक्रम आप 8 जुलाई से लेके अभी तक जो आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो आपका जो पहला मन में सवाल, या जो कुछ बच्चों को या पेरेंट्स जो परेशान है नीट रिजल्ट को लेके, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों से? देखो, मैं ज्यादा कानूनी चीजें तो जानता नहीं हूँ, बट ये है बचपन से लेके आज तक 64 साल की उम्र है, पढ़ाई बहुत पहले कर चुका हूँ, 80 से पहले। उसके बाद भी कई बार, उस टाइम इंटरनेट, सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, पेपर लीक होता था कहीं एक जगह पे, किसी जंगल में पता चलता था जी पहाड़ी पे लीक हो गया, उस सेंटर पे पैकेट खुला पाया गया, तो फटाक से सारा एग्जाम कैंसिल होता था। आज की डेट में मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, क्योंकि मैंने एक जगह फेसबुक पे एक को लिखा भी था, बोला कि कैसे ये वर्ल्ड पूरे दुनिया में फैलेगा। सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे टेलीग्राम का उसमें सवाल आया। पेपर मैंने मान लीजिए चौबे जी को इतने लाख में बेचा, चौबे जी ने मुझे पैसे दिए, चौबे जी स्टूडेंट है, चौबे जी अपने पैसे वसूल करने के लिए 50 और बच्चों को बेच सकते। ये मेरे ख्याल से जो आईआईटी मद्रास का जो इन्होंने दिया है रेफरेंस, मैं आई डोंट बाय दैट। इसमें कोई आज की डेट में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि पेपर अगर एक बंदे के पास गया तो वो 1 पे ही रहा या 200 पे रहा। ये एनटीए या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी वकील दे रहे हैं बयान, वो मेरे हिसाब से गलत है। पेपर लीक मतलब पेपर लीक, अगर पेपर लीक भी नहीं हुआ है तो आप रोज एक पे एक अरेस्ट कैसे कर रहे हो और क्यों कर रहे हो?
ओके। सबसे पहले मैं प्रणाम करूंगा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। पहली बार मैंने कोई हियरिंग सुप्रीम कोर्ट की इस तरह से सुनी, क्योंकि आप लाइव आ रहे हैं सब चीजें, बिल्कुल। तो ये पीछे एक दो हियरिंग मैंने थोड़ी थोड़ी सुनी, मगर वाकई में आई सैल्यूट हिम कि किस बारीकी से, एक हिसाब से ही इज इंट्रोगेटिंग द एडवोकेट्स फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स। बहुत अच्छे से वो सवाल पूछ रहे, और अकेले 3 जज माननीय जज हैं, लेकिन अकेले इतनी और हर चीज उनको याद है, कहां फाइल में क्या लिखा है, किधर है क्या है, हर चीज, और खुद ही ड्राफ्ट ऑर्डर भी कर रहे हैं। वाकई में मुझे बहुत उम्मीदें हैं उनसे। प्रॉब्लम ये है कि अगर वो रिनीट करते हैं, जिन्होंने पढ़ाई की थी अच्छे से, वाकई में उन्होंने जिन्होंने ऑनेस्टी से मार्क्स लाए, उनके लिए नुकसान। अगर नहीं, सुनो ना, अगर नहीं करेंगे तो फायदा उनको जाएगा जिन्होंने बेईमानी की। समस्या उनके पास बहुत जो क्या बोलते हैं धर्म संकट है कि किसको फायदा दिला दें। ही हैज टू गिव द बेस्ट डिसीजन। तो जो दर्शक हैं हमारे, उनको मैं ये बता दूं कि इस जो कोर्ट में जो केस चल रहा है, जिसपे हियरिंग चल रही है, इसमें एक तो वो पक्षकार हैं जो अपनी इशू को लेके कोर्ट में फाइल किए हैं, जो याचिकाकर्ता के तरफ से हैं, एक पक्षकार वो हैं। इसके साथ साथ इस केस में 3 पक्षकार और हैं जिनको भी आपको जान लेना चाहिए। दूसरा पक्षकार एनटीए है, जिसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहते हैं। तीसरा पक्षकार इसमें जो शिक्षा मंत्रालय है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, उसको भी बनाया गया है। और चौथा पक्षकार जो जांच एजेंसी है, जो सीबीआई इसको जांच कर रही है, या जो पटना में इकोनॉमिकल ऑफेंस यूनिट जो किया था, उसको भी, जो भी जांच एजेंसी है, उसको भी पक्षकार बनाया गया था। तो सर, जो मतलब 8 तारीख को जो हियरिंग में जो मांगा गया कि आप मुझे ये डॉक्यूमेंट्स ला के बताएं कि ये कब पेपर लीक हुआ, फिर पेपर कैसे, कहां से कैसे ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, आप कैसे भेजते हैं। इवन ये देश की ही बात नहीं, देश के अलावा भी जो 14 सेंटर्स होते हैं नीट के, उसके बारे में भी बातचीत उन्होंने पूछा और एनटीए को और सेंट्रल गवर्नमेंट को बताया। ये सवाल थे जो एनटीए को बताना था, और 10 तारीख रात में इन्होंने एफिडेविट दिया था। सवाल ये है कि ये सवाल पूछने के बाद 11 तारीख को हियरिंग नहीं हुआ, लेकिन जब 18 तारीख को कोर्ट में जब सॉलिसिटर जनरल खड़े होते हैं, तो वो इस चीज को मानते हैं कि लीक तो नहीं हुआ, कहीं ना कहीं ब्रीच हुआ है। तो ये जो शब्दों के साथ खेलना कि लीक नहीं हुआ है, ब्रीच हुआ है, और जो काफी जो लोग कल लाइव हियरिंग सुन रहे होंगे, काफी क्लियर हुआ था। और जिस तरीके से एनटीए सीजीआई के सवाल पे घुटने टेकते जा रहा था, इससे आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में रीनीट होने की संभावनाएं हैं? मेरे देखो, मुझे हो या ना हो, मुझे कोई फायदा नहीं होगा, बट ये है कि प्रैक्टिकली अगर वाकई में आपने न्याय करना है, जो वाकई में पढ़ लिख रहे बच्चे हैं, पढ़ाई वाले बच्चे हैं, उनके लिए बहुत फायदा हो सकता है। यहां पे भी देखो, देयर आर सो मेनी थिंग्स। पहले भी एक पिटीशन शायद इसमें ऐड हुआ है, कल भी एक एप्लीकेंट यही बोल रहा था जी मेरे बच्चे फला जगह से, वो दे डोंट वांट रीड इट। क्या प्रॉब्लम है? अगर आप वाकई में इतने मार्क्स आपने ईमानदारी से लाए हैं, तो आपको रीनीट का भी डर नहीं होना चाहिए। ठीक है, डर उनको होना चाहिए जिन्होंने बेईमानी से मार्क्स लाए। ठीक है, अभी जैसे आपका रीनीट हुआ, वो जो कुछ बच्चों का हुआ है, क्या हुआ उसमें, कितने ड्रॉप हो गए, भाग गए, उन्होंने वो अपियर ही नहीं हुए, तो वहीं पे छट जाएंगे बच्चे। बट ये जो सॉलिसिटर जनरल का ये लीगल फ्रेटर्निटी में ये शब्दों का खेल तो कहा जाता है, ब्रीच और लीक में ज्यादा अंतर नहीं है। अगर हम वाटर पाइपलाइन में कहें कि वहां ब्रीच हो गया कहीं पे, तो ब्रीच से तो तूफान मच सकता है अगर कहीं पाइपलाइन में ब्रीच हो गया, और अगर लीक हुआ तब शायद उतना बयान नहीं, बवाल नहीं होगा। कल के हियरिंग में एक और मजेदार चीज थी, जब सॉलिसिटर जनरल से सीजीआई ये पूछ रहे थे कि आप ये बताइए कि पेपर कैसे बाहर आया, कैसे बच्चों का टाइमिंग बताइए। तो उन्होंने जो टाइमिंग बताया उन्होंने कि 8:30 से 9:30 के बीच में ये पेपर हो सकता है बैंक से सेंटर पे आया हो और सेंटर से पेपर लीक हुआ हो। फिर सीजीआई का सवाल था कि टोटल समय बच्चों के पास कितने बचते हैं, तो तकरीबन 2 घंटे का समय उन्होंने बताया कि एग्जाम लिखने से पहले 2 घंटे के समय बचेंगे।
तो सीजीआई ने पूछा कि 2 घंटे में पेपर को सॉल्व भी कर लिया जाता है और बच्चे को मेमोराइज भी करवा दिया जाता है क्या? ये तो इम्पॉसिबल है। फिर सॉलिसिटर जनरल ऐसे जवाब दे सकते हैं, ये उम्मीद से परे था कि नहीं, 7 सॉल्वर्स थे, उन्होंने पार्ट वाइज करके कर दिया, ठीक है 7 सॉल्वर्स थे, कर दिए, लेकिन उतना ही देर में बच्चों को 180 क्वेश्चंस कैसे मेमोराइज करवाए जा सकते हैं? नहीं, जहां तक अगर इतनी बड़ी धांधली होती है कि 7 लोग सॉल्व भी करते हैं, जितने ये लोग पकड़े गए अभी, तो उस हिसाब से तो कुछ भी हो सकता। जैसे कहा गया था कि एक ही सेंटर में काफी ज्यादा बच्चे एक साथ वो कर गए। देयर आर सो मेनी थिंग्स। जो विंडो खोली गई कि आप सेंटर चेंज कर सकते हो एट द 11th आवर, वो क्यों था? वाकई में फिर से सैल्यूट ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। मतलब जो सीबीआई को इंक्वायरी करनी चाहिए वो हमारे जज साहब नहीं, जो अपनी कुर्सी पे बैठ के कर रहे हैं। विंडो खोलने पे भी सवाल उठा था, तो विंडो खोलने पे इन्होंने बोला कि राजस्थान में एक स्टूडेंट ने पिटीशन लगाया था कि मेरा सेंटर चेंज कर दिया जाए। देखिए कितनी माइनरली ऑब्जर्वेशन कल सीजीआई ने इस केस में किया, ये वाकई काबिले तारीफ है। तो उन्होंने बोला कि एक बच्चे ने वहां पे दिया था, इसलिए हम लोग ने विंडो खोला। तो सीजीआई ने इस जजमेंट को कोट किया कि उसमें तो सिर्फ और सिर्फ उसी बच्चे के लिए अलाउ किया गया था, लेकिन आपने तो तकरीबन 15,000 बच्चों के लिए विंडो खोल दिया। वहीं तो इसमें कहीं ना कहीं पहले दिन से ही रायता फैला हुआ है। देखा जाए तो रायता फैला हुआ है। जो हमारे इस टाइम गवर्नर साहब हैं, वो पीछे मिनिस्टर थे, मैंने वो वीडियो शायद ट्वीट भी की है। उन्होंने पहले भी एक वीडियो ऐसा डाला था कि भाई अगर हम लाखों बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं, इसमें लीक हो रहा है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, 25-30 तरह के पेपर छापिए, फिर देखिए कोई लीक नहीं हो सका। क्यों? कितने पेपर लीक होंगे? 30 थोड़ी। और रैंडमली आप कहीं भी कोई भी पैकेट भेज दीजिए, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कहां पे लीक हुआ, क्या हुआ। कर ही नहीं सकता उसमें। रीनीट करके वैसा ऑप्शन करना चाहिए। रीनीट की संभावनाएं इसलिए ज्यादा बढ़ते जा रही है कि आप कई चीजों, देखिए पॉलिटिक्स में या जुडिशियरी में कई ऐसे इशारे होते हैं जिससे अनुमान लगाया जाता है अगला खेल क्या हो सकता है। हम इस सब जुडिस मामले में अपनी सिर्फ राय दे सकते हैं, वो तो जो फिर आपको मंडे हियरिंग है उसी में पता चलेगा। जब याचिकाकर्ता के वकील ने पूछा कि साहब आप मुझे जो सीबीआई अपना स्टेटस रिपोर्ट फाइल किया है उस स्टेटस रिपोर्ट के बारे में बता दीजिए, मुझे तो नहीं पता है। तो सीजीआई ने कहा कि देखिए काफी कॉन्फिडेंशियल है और जो इन्वेस्टिगेशन है ऑनगोइंग प्रोसेस में है, तो ये कहीं ना कहीं अगर मैं बताता हूं और सबके बीच में आता है तो इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं रुकावट होगी। तो फिर याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी कहा कि ठीक है, जो कॉन्फिडेंशियल चीज है उसको रोक दीजिए, उसको हाइड कर दीजिए, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि उसमें क्या स्टेटस रिपोर्ट में सीबीआई ने क्या दिया है। उसके बाद सीजीआई ने, जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक बहुत अच्छी बात कही, इशारों में, इसको कितने लोग समझ पाए। उन्होंने अपोजिशन को कहा, जो याचिकाकर्ता के वकील थे उनको कहा कि ठीक है आप एक काम कीजिए, आप मुझे ये प्रूफ करने की कोशिश कीजिए कि पेपर लीक कैसे हुए हैं और कितने पैमाने पे हुए हैं। इसका मतलब ये कहता है, इसका मतलब ये होता है कि सीबीआई के कहीं ना कहीं सीबीआई के जो स्टेटस रिपोर्ट है उसमें पेपर लीक का बेहद अच्छे से जिक्र है और कितने दूरी तक, कितने ज्यादा स्टूडेंट के बीच में वो क्वेश्चन पेपर मतलब फैला हुआ था, इसके बारे में कहीं ना कहीं उस स्टेटस रिपोर्ट में जिक्र है। इसलिए बार बार सीजीआई का इशारा था कि आप पेपर लीक कैसे हुआ उसके ऊपर हम बात करते हैं, कितने बच्चे अफेक्टेड हुए इसके ऊपर बात करते हैं। तो अच्छा, सीबीआई ने जब डाला था अपना स्टेटस रिपोर्ट 8-10 तारीख को, तो कई मीडिया एजेंसीज के जो खबरें आए थे उसमें यह भी कहा गया था, कई पेपर्स में, इवन दैनिक में लिखा था कि सीबीआई ने अपने स्टेटस रिपोर्ट में एनटीए के कई बड़े ऑफिसर के भी नाम लिखे हैं। होगा, बिल्कुल होगा। तो इसमें बहुत कुछ है। मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा, जिस जमाने में एक सेंटर पे पेपर लीक होता था और पूरे कंट्री का एग्जाम कैंसिल किया जाता था, या स्टेट लेवल का एग्जाम है तो स्टेट का एग्जाम वो किया जाता था। आज मैं चौबे जी से बात कर रहा हूं, ऐसे में कागज पे कुछ लिख रहा हूं, हो सकता है मैं इनसे बात करते करते पूरे वर्ल्ड में ये जो लिख रहा हूं वो फैला दूं।
इतना क्विक है, तो अगर 1.5 घंटे में उन्होंने पेपर लोगों ने सॉल्व किया, उतने में ही वो सर्कुलेट पूरे इंडिया में हो सकता है। 23 लाख नहीं, 24 लाख लोग उनके पास पहुंच सकता है। जो भी कंसर्न है, उनके पेरेंट्स हैं, सभी उसमें ऐड हो सकते हैं और दे कैन गेट इट सोशल मीडिया में। इसमें न्याय करे, न्याय दोनों चीजों को ध्यान में रख के ईमानदार बच्चों का भी के बारे में भी सोचे, जो वाकई में मेहनत वाले बच्चे हैं, लेकिन उससे ज्यादा हानिकारक है जिन्होंने बेईमानी से मार्क्स लिए हैं, उसको वाकई में ये पेनलाइज होना चाहिए। इसके लिए तो सीजीआई ने फिर आप कहा कि आज 5 बजे तक का टाइम दिया है कि जो भी बच्चे स्टेट वाइज, सिटी वाइज, सेंटर वाइज आप लिस्ट निकालिए बच्चे की आइडेंटिटी। कल 12 बजे है ना, कल 12 बजे तक आइडेंटिटी आप उसको छुपाइए और एक सेंटर वाइज, स्टेट वाइज और सिटी वाइज पूरा आप रिजल्ट निकाल के अपने वेबसाइट पे पब्लिश कीजिए। ये भी एनटीए को उन्होंने कहा। दूसरी एक चीज मैं जो आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या एनटीए को जो बनाया गया था, जिस ऑब्जेक्टिव से बनाया गया था, क्या एनटीए फेल होते जा रहा है? क्योंकि पिछले 1.5 महीने में नीट के रिजल्ट जैसे आया, उसके कुछ ही दिन बाद नीट पीजी के ऊपर सवाल उठ गया। उसके कुछ दिन बाद जो नेट यूजीसी के जो बच्चे पीएचडी के लिए रजिस्टर्ड होते हैं, नेट एग्जामिनेशन, उसका भी पेपर लीक हो गया। डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़। और हाल ही में आज कई सेंटर्स पे जो सीयूटी यूजी का भी पेपर कई सेंटर पे लीक हो गया था। ये भी एनटीए को पता नहीं चला। ये जब नीट का मतलब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, इसमें पता चला कि जिस झारखंड के हजारीबाग सेंटर से नीट का पेपर लीक हुआ था, जहां के प्रिंसिपल भी अरेस्ट हैं, वाइस प्रिंसिपल भी अरेस्ट हैं। अब इन्वेस्टिगेशन में पता चला वहां पे जो नीट यूजी, सीयूटी यूजी का जो एग्जाम होता है, उसका भी पेपर वहां लीक हुआ था। तो एनटीए आज सीयूटी का सारे बच्चे, 13 लाख से ऊपर बच्चे अपीयर होते हैं सीयूटी यूजी में, जिसका रिजल्ट नहीं, उसके वजह से सेशन भी लेट होने जा रहा है। तो उसका एग्जाम आज 19 तारीख है, आज एनटीए कंडक्ट कर रही है। लेकिन इस सारी चीजों को देखा जाए तो क्या एनटीए विफल हो गया जिस मकसद से एनटीए को बनाया गया था? डेफिनेटली और डेफिनेटली विफल है। कोई अच्छी उन्होंने रोड मैप नहीं बनाया है कि करप्शन और को खत्म किया जाए, इन चीजों में कहीं घुसने ना दिया जाए, लेकिन पनपने तो दिया। इससे बेटर तो सीबीएसई और स्टेट बोर्ड है, जहां इतना पेपर लीक भी नहीं होता और सब कुछ शांति से हो रहा है। यहाँ जो हुआ ये तो पूरा अनफॉर्चुनेट। जैसे एनटीए सेंटर को बांट रही है, मैं देख रहा हूं। आप जैसे मैं बनारस से अगर बात करूं तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सेंटर नहीं पड़ता है, जबकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कम से कम आपको 25 से 30 हजार बच्चों को एकोमोडेट किया जा सकता है। जो सीबीएसई के अच्छे स्कूल्स हैं उसमें सेंटर्स नहीं पढ़ रहे हैं, जो और भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उसमें सेंटर्स नहीं दिए जा रहे हैं। किसी गांव में, किसी शहर के किसी कोने में इस तरीके से जो सेंटर बांटे जा रहे हैं, तो क्या सेंटर अलॉट कराने में भी कहीं ना कहीं कुछ गलतियां चल रही हैं या कोई खेल चल रहा है? गलतियां नहीं, वो इंटेंशनली हो रहा है। जो भी हो रहा है वो बाय इंटेंशन ही हो रहा है, अदरवाइज इतना ये बवाल नहीं हो पाता। वो सब चीजें इंटेंशन। अगर मान लेते हैं कि सोमवार अगर रीनीट नहीं होता है, तीसरा सीजीआई क्या डिसीजन देते हैं तो पूरी की पूरी उन्हीं के ऊपर है, पूरे आर्गुमेंट सुनने के बाद। तो आपको नहीं लगता है कि इतने सारे चीज सुनने के बाद, देखने के बाद, एविडेंस मिलने के बाद और इतने अरेस्टिंग होने के बाद अगर रीनीट नहीं होता है, तो जो आने वाले बच्चे हैं, जो यंगस्टर हैं, जो अलग अलग तरीके के एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से जॉब्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस तरह के कोई भी एजेंसी जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले रही है, उस एजेंसी पे भरोसा उठ जाएगा उन लोगों का? बिल्कुल उठ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सीजीआई के मन में भी आ रहा होगा कि अगर इतने विश्वसनीय संस्थाओं, मुझे पूरी उम्मीद है, जिस तरीके से कहना नहीं चाहिए, जिस तरह से सीजीआई साहब, हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिस तरह से एक हिसाब से वो अपनी कुर्सी पे बैठे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मुझे वाकई में उम्मीद है कि वो बहुत ही बैलेंस्ड और सही फैसला लें। मुझे नहीं लग रहा वो किसी
चाहे वो एनटीए हो या किसी व्यक्ति विशेष का, किसी का भी कोई पक्ष लेंगे, ही विल बी टेकिंग एन ऑनेस्ट डिसीजन, क्योंकि वो बड़ी बारीकी से सवाल भी पूछ रहे हैं और सुन भी रहे हैं, चीजें मांग भी रहे हैं। नहीं चलो इतने वकीलों को सुनना मुश्किल है, लेट देम कंपाइल अ ब्रीफ नोट, उसको मैं पढ़ूंगा। तो बट बहुत बारीकी से, वो अगर इंटरेस्टेड नहीं होते तो ज्यादा इतना समय बर्बाद नहीं करते। और कल भी उन्होंने परसों के लिए क्या बोला, सुबह 10:30 बजे हियरिंग शुरू होगी इसी केस में, बाकी सब बाद में होगा। तो वो चीजें हैं, ही इज इंटरेस्टेड टू लेकिन गिव अ इस बैलेंस्ड चर्चा में डिसीजन। एक व्यक्ति का जिक्र करना और बेहद हो जाता है, अहम हो जाता है, कि जो याचिकाकर्ता के वकील हैं, जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से एडवोकेट हुड्डा हैं, उन्होंने जिस हम्म। तरीके से सब्जेक्ट मैटर को सीजीआई के सामने रखा, और जिस तरीके से मद्रास आईआईटी मद्रास के जो उन्होंने अपना एक सर्टिफिकेशन दे दिया था कि कोई इसमें नहीं हुआ है, कोई फर्जरी नहीं हुआ है, उसको जिस तरह से काउंटर किया, जिस तरह से एनटीए ने रिजल्ट डिक्लेयर किया है पार्ट वाइज करके, उसको जिस तरह से उस हम्म। एडवोकेट ने काउंटर किया, और जिस तरीके से हम्म। सीजीआई को कन्विंस करते हुए वो कल दिख रहे थे, वो काबिले तारीफ था। और बहुत उस अच्छे से, यंग बहुत एडवोकेट को दिल से अच्छे से सैल्यूट किया। करनी चाहिए कि सॉलिसिटर जनरल एनटीए और सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो भी पैनल के वकील थे, उनके सवालों का जवाब उनके पास नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। और सीजीआई जब जो बिल्कुल आपको याचिकाकर्ता के वकील थे, वो जब भी बातें कर रहे थे तो उनको बहुत ध्यान से सुनते थे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा कीनली सुन रहे थे। तो उम्मीद है कि अच्छा डिसीजन आएगा। लेट अस कीप फिंगर्स क्रॉस्ड। और उम्मीद है जैसा बहुत ही बैलेंस्ड डिसीजन ने, किसी के साथ अन्याय ना हो, मैं यही प्रार्थना। तो दोस्तों, ये एक हम लोग की छोटी बातचीत थी कि नीट में, और कल जो 18 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुआ, जिस तरीके से दोनों पक्षों के बीच में एक दूसरे से सवाल जवाब किए गए, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज था कि सीजीआई जिस तरीके से इस मामले को सीरियसली ले रहे हैं, ऐसे सीजीआई हर मामले को सीरियसली लेते हैं, लेकिन कल उन्होंने जिस तरीके से सवालों का बौछार किया एनटीए के ऊपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ऊपर, ये देखने के बाद, और उसके साथ साथ याचिकाकर्ताओं के वकीलों के द्वारा जो विषयों को जिस तरीके से रखा गया और जिस एविडेंस के साथ रखा गया, और इसको कल के बाद आने वाले मंडे को पोस्टपोन किया गया है, मंडे को आपको इसकी डिसीजंस आ जाएंगे। और जहां तक मुझे लग रहा है, एक लीगल बैकग्राउंड के से मैं आता हूं, कि कहीं ना कहीं ये री नीट की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि किसको इसमें माना जाए कि वो सही है और किसको माना जाए गलत है। इसको अलग करने के लिए कोई उपाय बचता नहीं है। तो पूरी हियरिंग को देखते हुए ये लग रहा है कि ये री नीट के दिशा में ये निर्णय जाने वाला, और जाना चाहिए भी। तो ये, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली दफा आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, होप कंसल्टेंट को शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन बजाना नहीं भूलें। अगले होपकास्ट में आपके साथ एक दूसरे टॉपिक पे हम लोग बातचीत करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।